नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। COP29 में लॉस एंड डैमेज फंड LDF का पूर्ण संचालन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति ने भारत के 75वें संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के महत्व को रेखांकित किया। सरकार ने इसरो को शुक्र मिशन शुक्रयान के लिए मंजूरी प्रदान की। भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि DLT के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। उच्च स्तरीय समिति HLC ने 15 राज्यों में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन NLRM परियोजना को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी BAHS 2024 जारी की। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। COP29 में लॉस एंड डैमेज फंड LDF का पूर्ण संचालन सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। UNFCCC COP29 प्रेसिडेंसी के तहत लॉस एंड डैमेज फंड से संबंधित विविध महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में शामिल हैं लॉस एंड डैमेज फंड बोर्ड और विश्व बैंक के बीच ट्रस्टी एग्रीमेंट और सेक्रेटरीट होस्टिंग एग्रीमेंट SHA तथा फिलीपींस गणराज्य के साथ होस्ट कंट्री एग्रीमेंट आदि। उपर्युक्त समझौतों के संपन्न होने से लॉस एंड डैमेज फंड 2025 से परियोजनाओं का वित्त पोषण शुरू कर सकेगा। चलिए अब लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में भी जान लेते हैं। मिस्र में आयोजित COP27 के दौरान लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना पर सहमति बनी थी। दुबई में आयोजित COP28 में इस फंड का संचालन शुरू किया गया था। इस फंड का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का सबसे अधिक खतरा झेल रहे देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस फंड में वित्तीय सहायता की कुल प्रतिबद्धता $730 मिलियन से अधिक हो गई है। आपको बता दें, लॉस एंड डैमेज जलवायु परिवर्तन के उन नकारात्मक प्रभावों को कहते हैं जो शमन यानी मिटिगेशन एवं अनुकूलन यानी एडेप्टेशन प्रयासों के बावजूद उत्पन्न होते हैं। लॉस एंड डैमेज जलवायु संकट के अपरिहार्य व अपरिवर्तनीय प्रभावों से संबंधित है। जहां शमन जलवायु परिवर्तन के कारणों को दूर करता है, वहीं अनुकूलन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने का प्रयास है। शमन का उदाहरण है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना और अनुकूलन का उदाहरण है बाढ़ को रोकने के लिए समुद्री दीवारें बनाना। लॉस एंड डैमेज में आर्थिक और गैर आर्थिक दोनों तरह के नुकसान शामिल हैं। गैर आर्थिक नुकसानों में संस्कृतियों एवं जीवन जीने के तरीकों का लुप्त होना आदि शामिल है। लॉस एंड डैमेज फंड के तहत अनुदान और रियायती वित्त पोषण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चलिए अब लॉस एंड डैमेज फंड से जुड़ी चुनौतियों के बारे में भी जान लेते हैं। पहली चुनौती गवर्नेंस से संबंधित है। इससे जुड़ी चिंताओं में शामिल है पर्याप्त और सतत वित्त पोषण सुनिश्चित करना, इस फंड से किसे लाभ होगा और फंड के प्रबंधन की जिम्मेदारी किसकी होगी आदि। दूसरी वित्तीय सहायता से संबंधित है। फंड का वित्त पोषण करने वाले और फंड प्राप्त करने वाले देशों के हितों को संतुलित करना बड़ी चुनौती साबित हो सकती है। तीसरी चुनौती वैज्ञानिक है। लॉस एंड डैमेज को परिभाषित करना और उसका आकलन करना भी चुनौतीपूर्ण होगा। UNFCCC में लॉस एंड डैमेज फंड वार्ता की टाइमलाइन को समझते हैं। 2007 में लॉस एंड डैमेज का पहली बार उल्लेख बाली एक्शन प्लान में किया गया था। फिर 2013 में लॉस एंड डैमेज से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए वार्सो इंटरनेशनल मैकेनिज्म की स्थापना की गई। 2015 में पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते के अनुच्छेद 8 में लॉस एंड डैमेज का उल्लेख किया गया और 2019 में COP25 में सैंटियागो नेटवर्क ऑन लॉस एंड डैमेज यानी SNLD का गठन किया गया। 2022 में देखें तो COP27 में लॉस एंड डैमेज फंड का सृजन किया गया था और 2023 COP28 में लॉस एंड डैमेज फंड का क्रियान्वयन हुआ। चलिए जलवायु परिवर्तन से निपटने हेतु अन्य फंड्स पर भी एक नजर डाल लेते हैं। इसमें पहला है ग्रीन क्लाइमेट फंड GCF। यह विकासशील देशों में कम उत्सर्जन और जलवायु अनुकूल विकास के लिए वित्त पोषण प्रदान करता है। दूसरा है अनुकूलन निधि यानी एडेप्टेशन फंड। यह निधि विकासशील देशों में ठोस अनुकूलन परियोजनाओं का समर्थन करती है। और आखिरी है अल्प विकसित देश निधि यानी लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड। इससे जलवायु अनुकूलन के लिए अल्प विकसित देशों को अनुदान प्रदान किया जाता है।
बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। राष्ट्रपति ने भारत के 75वें संविधान दिवस के अवसर पर संविधान के महत्व को रेखांकित किया। आपको बता दें, भारत में प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था। 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ। संविधान मौलिक सिद्धांतों का एक निकाय है। इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार किसी राज्य का गठन या शासन किया जाता है। संविधान लिखित या अलिखित दोनों रूपों में हो सकता है। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान लिखित रूप में है, जबकि यूनाइटेड किंगडम का संविधान अलिखित रूप में है। चलिए भारतीय संविधान का महत्व और भूमिका समझते हैं। संविधान मूल अधिकारों का रक्षक है। इसके भाग 3 में निहित अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकारों का उल्लेख है। उदाहरण के लिए न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी अनुच्छेद 21 के प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का हिस्सा है। दूसरा है सामाजिक न्याय को बढ़ावा। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का उन्मूलन, अनुच्छेद 29 से 30 के तहत अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण जैसे प्रावधान सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तीसरा है समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना। अनुच्छेद 48A के तहत पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण करना, अनुच्छेद 45 के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल व शिक्षा और अनुच्छेद 21A के तहत बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा जैसे प्रावधानों का उद्देश्य समाज की आकांक्षाओं को पूरा करना है। इसके अलावा समाज के सदस्यों के बीच समन्वय सुनिश्चित करने में भी इसकी भूमिका है। भारत का संविधान कानूनों, सिद्धांतों और संस्थानों का एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है। इस फ्रेमवर्क के जरिए सरकार की संरचना एवं कार्यों को स्पष्ट किया गया है। और आखिरी है पंथ निरपेक्षता की सुरक्षा सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 25 से 28 के प्रावधान धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। आपको बता दें कि 1994 में SR बोमई मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि पंथ निरपेक्षता संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। आइए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। सरकार ने इसरो को शुक्र मिशन शुक्रयान के लिए मंजूरी प्रदान की। अंतरिक्ष विभाग का मिशन शुक्रयान या वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM शुक्र ग्रह की सतह व उपसतह वायुमंडलीय प्रक्रियाओं तथा इसके वायुमंडल पर सूर्य के प्रभाव की बेहतर समझ प्रदान करेगा। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं वीनस ऑर्बिटर मिशन VOM के बारे में। यह मिशन इसरो द्वारा 2028 में भेजा जाएगा। VOM के कुछ मुख्य उद्देश्य हैं: शुक्र के वायुमंडल में मौजूद धूल की जांच करना, उसकी सतह की स्थलाकृति का मानचित्रण करना, शुक्र के निकट सौर एक्स-रे स्पेक्ट्रम का अध्ययन करना और शुक्र के वायुमंडल में मौजूद प्राकृतिक एयर ग्लो का विश्लेषण करना। VOM के जरिए प्रौद्योगिकियों के प्रदर्शन की भी जांच की जाएगी। उदाहरण के लिए शुक्र के कठोर वातावरण में एरो ब्रेकिंग और ताप प्रबंधन तकनीकों का परीक्षण करना। एरो ब्रेकिंग की बात की जाए तो यह अंतरिक्ष अभियानों में उपयोग की जाने वाली एक तकनीक है। इसमें किसी ग्रह के वायुमंडल का उपयोग करके किसी अंतरिक्ष यान को धीमा किया जाता है। मिशन के साथ भेजे जाने वाले पेलोड्स की बात करें तो इस मिशन में 16 भारतीय पेलोड्स, 2 भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी पेलोड्स विश्वास व रवि तथा 1 अंतर्राष्ट्रीय पेलोड विरल भी शामिल होगा। चलिए इस मिशन का महत्व भी जान लेते हैं। पहला है वैज्ञानिक अन्वेषण। यह सौर मंडल की उत्पत्ति के साथ साथ ग्रहीय वातावरण की गतिशीलता को बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन को समझना। शुक्र का वायुमंडल मुख्य रूप से CO2 से बना है, इसलिए इसकी संरचना का अध्ययन ग्रीन हाउस प्रभाव और अन्य पर्यावरणीय मुद्दों पर बेहतर जानकारी प्रदान कर सकता है। इन सब के अलावा वायुमंडलीय संरचना, पृथ्वी के विकास आदि को समझना भी इसके उद्देश्य में शामिल है। इस मिशन के समक्ष कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे अत्यधिक विषम परिस्थितियां, शुक्र ग्रह का उच्च तापमान और दाब अंतरिक्ष यान के घटकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा संचारक वातावरण, शुक्र ग्रह की सतह पर विद्यमान सल्फ्यूरिक एसिड के बादल संभावित रूप से स्टील और टाइटेनियम से बने घटकों को संक्षारित कर सकते हैं। इसी के साथ दुर्गम भूभाग, सौर पैनल्स के लिए सूर्य के प्रकाश की कमी जैसी तकनीकी चुनौतियां भी हैं। खबर के अंत में बात करते हैं अन्य महत्वपूर्ण शुक्र ग्रह मिशंस के बारे में। पहले भेजे गए मिशन जैसे कि मैरिनर 2, संयुक्त राज्य अमेरिका 1962, वीनस एक्सप्रेस, यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी, मैगेलन, नासा,
अकात्सुकी जापान आदि। कुछ आगामी मिशन हैं वीनस लाइफ फाइंडर मिशन, रॉकेट लैब और MIT, दा विंची और वेरिटास नासा, एनविजन ESA आदि। भारत ने रियाद डिजाइन कानून संधि DLT के अंतिम अधिनियम पर हस्ताक्षर किए। इस संधि पर हस्ताक्षर करके भारत ने समावेशी विकास को बढ़ावा देने एवं अपने बौद्धिक संपदा यानी IP से संबंधित इकोसिस्टम को मजबूत करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। लगभग 2 दशकों की वार्ता के बाद विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO के सदस्य देशों ने ऐतिहासिक DLT को अपनाया है। आपको बता दें, DLT बौद्धिक संपदा की एक श्रेणी है। इसमें किसी उत्पाद का सजावटी पहलू शामिल होता है। चलिए सबसे पहले DLT में शामिल किए गए प्रमुख प्रावधान जानते हैं। ये संधि कुछ शर्तों के तहत आवेदकों को एक ही आवेदन में कई डिजाइन शामिल करने की अनुमति देती है। ये संधि आवेदन दाखिल करने की तिथि प्रदान करने के लिए आवश्यकताएं निर्धारित करती है। ऐसा इसलिए क्योंकि दाखिल करने की तिथि को स्थगित करने से अधिकारों की हानि हो सकती है। साथ ही आवेदकों को फाइलिंग तिथि सुरक्षित करने के बाद कम से कम 6 महीने तक डिजाइन को अप्रकाशित रखने की अनुमति देती है। इसके अलावा डिजाइन के प्रथम प्रकटीकरण के बाद 12 महीने की छूट अवधि प्रदान की जाती है। इस अवधि के दौरान इस तरह के प्रकटीकरण से पंजीकरण के लिए इसकी वैधता पर कोई असर नहीं पड़ेगा और डिजाइन और प्राथमिकता वाले दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक विनिमय के लिए E-फाइलिंग सिस्टम की शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं और DLT का महत्व समझते हैं। ये संधि स्टार्टअप्स और लघु व मध्यम उद्यमों यानी SMEs को वैश्विक स्तर पर उनके डिजाइन की सुरक्षा करके तथा उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता व विकास में सुधार करके उन्हें सशक्त बनाएगी। ये प्रक्रियाओं को अधिक पूर्वानुमान योग्य, कम जटिल और अधिक किफायती बनाएगी। साथ ही ये डिजाइन संरक्षण को पारंपरिक ज्ञान और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों के साथ एकीकृत करेगी, जिससे उसकी सुरक्षा में वृद्धि होगी। इतना ही नहीं, प्रक्रियागत आवश्यकताओं को मानकीकृत करके DLT अलग अलग देशों में आवेदन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करेगी तथा प्रशासनिक बोझ को कम करेगी। इसके परिणाम स्वरूप डिजाइन में वैश्विक रचनात्मकता को बढ़ावा मिलेगा। अब बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP के बारे में समझ लेते हैं। बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं, जैसे कि आविष्कार, औद्योगिक उत्पादों के लिए डिजाइन, साहित्यिक व कलात्मक कार्य, प्रतीक जिनका अंततः वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जाता है आदि। बौद्धिक संपदा अधिकार रचनाकारों या मालिकों को उनके रचनात्मक कार्यों से लाभ प्राप्त करने की अनुमति देते हैं जब इनका व्यावसायिक रूप से दोहन किया जाता है। ये अधिकार वैधानिक अधिकार हैं जो संबंधित कानूनों के प्रावधानों के अनुसार शासित होते हैं। बौद्धिक संपदा के अन्य प्रकार को देखें तो इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ट्रेड सीक्रेट्स, भौगोलिक संकेतक आदि शामिल हैं। अंत में एक नजर विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO पर भी डाल लेते हैं। इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1967 में की गई थी। ये वैश्विक स्तर पर बौद्धिक संपदा अधिकारों को बढ़ावा देती है और भारत सहित 193 देश इसके सदस्य हैं। आइए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। उच्च स्तरीय समिति HLC ने 15 राज्यों में राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन NLRM परियोजना को मंजूरी प्रदान की। केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में HLC ने अलग अलग राज्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन कोष यानी NDMF से आपदा शमन परियोजनाओं हेतु वित्त पोषण को मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा HLC ने राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तैयारी और क्षमता निर्माण घटक के तहत सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए भी परियोजना को मंजूरी प्रदान की है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय भूस्खलन जोखिम शमन NLRM परियोजना की आवश्यकता क्यों है। इससे भूकंप और सुनामी की तुलना में भूस्खलन की घटना को रोकना और उसका पूर्वानुमान लगाना संभव है। साथ ही वैज्ञानिक जांच, विश्लेषण और प्रबंधन की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी इस परियोजना की आवश्यकता है। चलिए अब राष्ट्रीय आपदा शमन कोष NDMF के बारे में भी जानते हैं। NDMF का गठन 2021 में किया गया था। इसे केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत गठित किया है। इस कोष का कार्यान्वयन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA द्वारा किया जाता है। इसके कार्य की बात करें तो इसका काम अनन्य रूप से आपदाओं के संबंध में शमन परियोजनाएं संचालित करना है। इसी के साथ भारत में भूस्खलन प्रबंधन के बारे में भी जान लेते हैं।
भूस्खलन जोखिम क्षेत्र मानचित्रण और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने के लिए रिमोट सेंसिंग एवं GIS प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। वहीं प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियां विकसित करने के लिए सेंसर्स, उपग्रह आधारित डेटा और ड्रोन का उपयोग करके रियल टाइम में भूस्खलन की निगरानी की जा रही है। साथ ही भूस्खलन को रोकने के लिए संरचनात्मक उपायों जैसे दीवारों को बनाए रखना, ढलान स्थितीकरण इत्यादि और गैर संरचनात्मक उपायों जैसे भूमि उपयोग विनियमन, वनों की कटाई को रोकना आदि का इस्तेमाल किया जा रहा है। और NDA में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GIS और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों जैसे एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। खबर के अंत में बात करते हैं भारत में भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वृहत क्षरण यानी मास वेस्टिंग की परिघटना है। इसे शैल, मलबे या मिट्टी के खिसककर ढाल से नीचे गिरने के रूप में परिभाषित किया जाता है। उदाहरण के लिए केरल के वायनाड में आया भूस्खलन आदि। इसरो लैंडस्लाइड एटलस ऑफ इंडिया के अनुसार भारत सबसे अधिक भूस्खलन जोखिम वाले शीर्ष 4 देशों में से एक है। भूस्खलन के कारणों की बात करें तो पहला है प्राकृतिक कारण। इसमें भारी वर्षा, बाढ़ या खुदाई के कारण ढलानों पर कटाव, भूकंप, बर्फ का पिघलना आदि शामिल हैं। दूसरा कारण है मानव जनित कारण। इसमें मवेशियों द्वारा अत्यधिक चराई, वनस्पति के नुकसान के कारण मृदा अपरदन, भूभाग को काटना और भरना, अत्यधिक विकास आदि शामिल हैं। भूस्खलन को प्रबंधित करने के लिए किए अन्य उपायों की बात करें तो भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा 2014 से 15 में राष्ट्रीय भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसी के साथ भूस्खलन जोखिम शमन योजना साइट विशिष्ट भूस्खलन शमन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान करती है। आखिर में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भूस्खलन और हिमस्खलन के प्रबंधन पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी BAHS 2024 जारी की। ये सांख्यिकी 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर जारी की गई है। आपको बता दें, भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए सबसे पहले 2023-24 के लिए मुख्य सांख्यिकी पर एक नजर डालते हैं। बात करें कुल दूध उत्पादन की तो 2023-24 में कुल 239.30 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ है और यह पिछले 10 वर्षों में यानी 2014-15 से 5.62% की औसत वृद्धि दर्शाता है। दूध के 3 सबसे बड़े उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश हैं। अंडा उत्पादन को देखें तो यह 142.77 बिलियन रहा, जो पिछले 10 वर्षों में औसत 6.8% की वृद्धि है। अंडा उत्पादन में सबसे बड़ा योगदान आंध्र प्रदेश का और उसके बाद तमिलनाडु का रहा। भारत विश्व में सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश बन गया है। वहीं अंडा उत्पादन में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। अब ऊन उत्पादन को देखें तो भारत में लगभग 33.69 मिलियन किलोग्राम ऊन का उत्पादन हुआ। यह पिछले वर्ष की तुलना में 0.22% की आंशिक वृद्धि है। चलिए अब पशुपालन के बारे में भी बात करते हैं। पशुपालन गतिविधि के तहत पशुधन और चुनिंदा नस्ल के मवेशियों का पालन किया जाता है। इसमें आर्थिक लाभ के लिए पशुओं के आनुवंशिक गुणों और व्यवहार में सुधार पर भी जोर दिया जाता है। पशुपालन का महत्व देखें तो पशुधन क्षेत्रक ने 2021-22 में स्थिर मूल्यों पर कृषि और संबद्ध क्षेत्रक के कुल सकल मूल्य वर्धित यानी GVA में लगभग 30.19% का योगदान दिया। इस क्षेत्रक में 8 करोड़ किसानों और भूमिहीन मजदूरों को आजीविका प्राप्त है। साथ ही पशुपालन गतिविधि दूध, मांस, अंडे आदि का उत्पादन करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करती है। इसके समक्ष चुनौतियों को देखें तो इसमें लंपी स्किन डिसीजेज, फुट एंड माउथ डिसीजेज जैसे रोगों का संक्रमण बढ़ना, कम दुग्ध उत्पादन और मवेशियों के टीकाकरण का अभाव आदि शामिल है। अंत में पशुपालन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलें भी जान लेते हैं। पहली पहल है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। यह मिशन देशज गोजातीय नस्लों के संरक्षण और विकास के लिए 2014 में शुरू किया गया था। दूसरी है पशुपालन अवसंरचना विकास निधि यानी AHIDF। इसका उद्देश्य डेयरी प्रसंस्करण और उत्पाद विविधीकरण, मांस प्रसंस्करण आदि में निवेश को बढ़ावा देना है।
आपको बता दें, राष्ट्रीय पशुधन मिशन का उद्देश्य जुगाली करने वाले छोटे पशुओं के पालन, कुक्कुट पालन और सुअर पालन क्षेत्रों में उद्यमिता विकास के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना, पशु नस्ल में सुधार करके प्रति मवेशी उत्पादकता में वृद्धि करना आदि है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे तंजानिया की, जिसकी राजधानी डोडोमा है। हाल ही में द्विपक्षीय संबंधों को और विस्तारित करने के लिए गोवा में भारत तंजानिया संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की तीसरी बैठक आयोजित की गई। बात करते हैं तंजानिया की भौगोलिक स्थिति की। यह एक पूर्वी अफ्रीकी देश है। यह भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में स्थित है। इसके उत्तर में केनिया और युगांडा, पश्चिम में रवांडा, बुरुंडी एवं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो तथा दक्षिण में जाम्बिया, मलावी व मोजाम्बिक स्थित है। इसके अलावा इसके उत्तर में विक्टोरिया झील, पूर्व में हिंद महासागर, पश्चिम में टांगानिका झील और दक्षिण पश्चिम में न्यासा झील स्थित है। बढ़ते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। इसकी जलवायु लंबे शुष्क मौसम और 2 वर्षा ऋतु के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु है। इसकी प्रमुख झीलें टांगानिका झील, जो कि विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। यह सुषुप्त ज्वालामुखी और अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है और इसकी प्रमुख नदियां रुवुमा, रुफीजी आदि हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय तटरक्षक बल ICG कोची में राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव अभ्यास और कार्यशाला SAREX 24 का 11वां संस्करण आयोजित करेगा। इसका आयोजन राष्ट्रीय समुद्री खोज एवं बचाव NMSAR बोर्ड के तहत किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच पेन्नार नदी के जल बंटवारे संबंधी विवाद पर वार्ता समिति की रिपोर्ट मांगी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने नई चेतना पहल बदलाव की नामक राष्ट्रीय अभियान के तीसरे संस्करण का शुभारंभ किया। नई चेतना पहल बदलाव की अभियान का उद्देश्य जमीनी स्तर पर अलग अलग पहलों के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ हिंसा के सभी रूपों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाना और लक्षित कार्रवाई को बढ़ावा देना है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एंटी माइक्रोबियल रजिस्ट्रेशन AMR से लड़ने के लिए भारत की पहली स्वदेशी एंटीबायोटिक दवा नेफिथ्रोमाइसिन को औपचारिक रूप से लॉन्च किया। अंतर्राष्ट्रीय रोगजनक निगरानी नेटवर्क इंटरनेशनल पैथोजन सर्वेलेंस नेटवर्क IPSN ने बीमारी के खतरों को समझने के लिए अनुदान के पहले दौर की घोषणा की। IPSN को 2021 में WHO हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस के तहत बर्लिन में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य विश्व में स्वास्थ्य आपात स्थितियों का पता लगाना और प्रतिक्रिया देने के लिए बेहतर डेटा और विश्लेषण एवं निर्णय प्रदान करना है। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री ने नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स लिमिटेड यानी NAFSCOB के हीरक जयंती समारोह में भाग लिया। भारत का जलीय कृषि क्षेत्रक बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी BFT और रीसर्कुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम्स RAS को तेजी से अपना रहा है। इसका उद्देश्य उत्पादन एवं संधारणीयता बढ़ाना तथा जलीय कृषि में पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने वैकल्पिक प्रौद्योगिकियों में नवाचारों को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रो श्रेणी के तहत SHKT प्रौद्योगिकी को मान्यता प्रदान की। SKHT तकनीक प्राकृतिक प्रवाहित जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का उत्पादन करती है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।